26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है। तो हमारा भारतीय संविधान की बात की जाएगी तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है और इसी समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 आर्टिकल होते हैं। इसी समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद होते हैं, 8 अनुसूचियाँ होती हैं, जबकि अगर भागों की बात की जाती है तो 22 भाग होते हैं। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान होता है 26 नवंबर 1949 के बाद 26 जनवरी 1950 को क्या होता है तो लागू हो जाता है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कब बनता है तो हम ध्यान रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को यह बनकर तैयार होता है, जबकि लागू कब होता है तो 26 जनवरी 1950 को होता है। और इस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और भागों की बात की जाएगी तो इनकी जो संख्या थी वो 22 थी। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो 395 से लगभग 470 आर्टिकल हो जाते हैं, जबकि 8 अनुसूचियों से बढ़कर 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। जबकि भाग की बात की जाएगी तो भाग इनकी जो बढ़कर कितने हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं 25 भाग हो जाते हैं। भाग कितने हो जाते हैं तो 25 भाग हो जाते हैं। लेकिन बात की जाती है कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा संविधान है तो इसकी सबसे बड़ी मुख्य विशेषता हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब बात ये आती है कि इसके रीजन क्या हैं, ये बड़ा है तो बड़ा क्यों है, तो इसके लिए कई रीजन हो सकते हैं। जैसे पहला रीजन की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे पहला रीजन क्या है तो पहला रीजन है जैव विविधता व विस्तार। बात की जाएगी क्या पहला रीजन है तो जैव विविधता व विस्तार की बात की जाएगी, तो जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि हमारा भारत के क्षेत्रफल की बात की जाएगी तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कह सकते हैं यह 7वें नंबर पर आता है। अगर बात की जाएगी भारत की तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह कितने नंबर पर आता है तो यह 7वें नंबर पर आता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ये भी एक हमारे भारतीय संविधान का बड़ा होने का कारण है। अगर हमारे देश का क्षेत्रफल बड़ा है या हमारे देश की जनसंख्या बड़ी है तो इस वजह से हमारा भारतीय संविधान भी बड़ा है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि फर्स्ट अगर रीजन की बात की जाएगी तो हम ध्यान देना होगा कि हमारा भारतीय संविधान विश्व का बड़ा संविधान है। इसकी वजह क्या है तो जैव विविधता व विस्तार भी इसकी एक वजह मानी जाती है। दूसरी बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे दूसरा पॉइंट कि हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। दूसरी बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे भारत शासन एक्ट 1935 की बात की जाती है। तो कहा जाता है कि हमारे संविधान के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रावधान हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। जबकि यही भारत शासन अधिनियम 1935 है जिसमें कहा जाता है 321 अनुसूचियाँ 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ देखी जाती हैं। 321 धाराएं 10 अनुसूचियाँ देखी जाती हैं। यही भारत शासन अधिनियम 1935 की बात की जाती है तो हम देखते हैं इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है। अगर आज RBI की बात की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तो हम ध्यान रखेंगे कि यह भारत शासन अधिनियम 1935 की देन मानी जाती है। जबकि अगर बात की जाती है कि द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है तो हम ध्यान रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की वजह से हम कह सकते हैं समाप्त कर दिया जाता है। दूसरी बात भारत शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा हम कह सकते हैं पहली बार दलितों पिछड़ों को भी निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। पहली बार दलितों पिछड़ों को भी हम कह सकते हैं निर्वाचन का अधिकार दिया जाता है। जबकि तो दूसरा रीजन तो हम कह सकते हैं पहला रीजन क्या होगा हमारे भारत के संविधान का बड़ा होने का तो हम कह सकते हैं जैव विविधता और विस्तार के। अगर क्षेत्रफल की बात की जाती है तो क्षेत्रफल में हमारा जो भारत है वह 7वें नंबर पर आता है। जबकि जनसंख्या की बात की जाती है तो चीन के बाद यह दूसरे नंबर पर आता है। जबकि दूसरा रीजन क्या हो सकता है तो हम कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। कहा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान की बात की जाएगी वैसे तो यह 60 देशों से लिया गया है, जबकि अगर देखा जाता है एक्ट की बात की जाती है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भी इसे लिया जाता है। तीसरा रीजन की बात की जाएगी तो तीसरे रीजन में हम ध्यान रख सकते हैं कि तीसरा रीजन जो मुख्य रीजन है तो हम इसमें कहेंगे संविधान विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान विशेषज्ञों का प्रभुत्व भी एक मुख्य रीजन माना जाता है। संविधान विशेषज्ञों का
प्रभुत्व भी एक मुख्य रीजन माना जाता है। तो हमारा भारतीय संविधान के बड़े होने का एक कारण ये भी है कि संविधान के विशेषज्ञों का प्रभुत्व, तो हम कह सकते हैं जिस व्यक्ति के द्वारा हमारे भारतीय संविधान में योगदान दिया जाता है उसका भी बर्डन हमारे भारतीय संविधान में मिलता है, जिसकी वजह से ये हमारा भारतीय संविधान बड़ा माना जाता है। जबकि और रीजन की बात की जाती है तो और कई रीजन इसके देखे जाते हैं, जिसमें 3 रीजन ये होते हैं, ये मुख्य होते हैं। जबकि अगर बात की जाती है हमारे भारतीय संविधान के बड़ा होने के और क्या कारण है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान विभिन्न देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से लिया गया है। जबकि इनमें देशों की कुल संख्या कितनी है, तो हम ध्यान रखेंगे 60 देश हैं, 60 देशों से लिया गया है। और जबकि कहा जाता है, कुछ आलोचकों का मत है तथा कुछ जो संविधान विशेषज्ञ हैं जो कहते हैं कि हमारा भारतीय जो संविधान है वो उधार का संविधान है। कहा जाता है कि हमारा भारतीय संविधान कैसा संविधान है, तो उधार का संविधान भी कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान को। जबकि अगर बात की जाएगी और क्या क्या हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है, तो हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में किसका बर्डन मिलता है, तो हम ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों का भी बर्डन मिलता है। अब बात यह की जाती है कि हमारे भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं, तो हम ध्यान रखेंगे मौलिक का अर्थ होता है व्यक्ति और व्यक्तियों का अधिकार। मौलिक का अर्थ होता है व्यक्ति और व्यक्तियों का अधिकार। अब बात यह की जाती है कि मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार होता है कि जिसके लिए व्यक्ति न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, जिसके लिए व्यक्ति अपने न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, और जिसके लिए जो न्यायालय होगा वो कैसा होगा, तो जवाबदेही होगा। जिसके लिए न्यायालय कैसा होगा, तो कैसा होगा, जवाबदेही होगा। अब बात यह की जाती है कि ये मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो हम ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों का बर्डन मिलता है भाग 3 में। मौलिक अधिकारों का बर्डन कहाँ मिलता है, तो भाग 3 में मिलता है। जबकि आर्टिकल की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक हम देखते हैं कि ये देखे जाते हैं अनुच्छेद। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे हम अमेरिका से लिए जाते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए जाते हैं, तो हम ध्यान रख सकते हैं अमेरिका से लिए जाते हैं। दूसरी बात, मौलिक अधिकारों को क्या कहा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दूसरी बात इन्हें क्या कहा जाता है, तो हम ध्यान रखेंगे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को क्यों कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 1215 में इंग्लैंड में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम था किंग जॉन। तो किंग जॉन के द्वारा एक प्रपत्र जारी किया गया। इस प्रपत्र का उद्देश्य क्या था, तो हम कह सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सामंत वर्ग पर अत्याचार हो रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है कि सामंत वर्ग पर जो अत्याचार हो रहे होते इसने समाप्त कर दिए। तो उसी इंग्लैंड में इनकी मैग्ना कार्टा कहा गया। लेकिन जब भारत में मौलिक अधिकारों की बात की जाती है तो मौलिक अधिकारों को भी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब बात ये आती है कि हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं वो है अनुच्छेद 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं, 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। लेकिन बात यह की जाती है कि यह भारतीयों के लिए तो है ही, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत घूमने आता है तो उनको भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं दिए गए हैं। तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 14 की बात की जाएगी तो ये विदेशियों को भी प्राप्त होता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक, अनुच्छेद 20 से लेकर 28 तक ऐसे अनुच्छेद होते हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में मौलिक अधिकारों को देखा जाता है। जबकि इसके बाद अगर दूसरे मुख्य पॉइंट की बात की जाएगी तो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में क्या है, तो हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे भारतीय संविधान में क्या है, तो हम ध्यान रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भी मिलता है। ये भी हमारे भारतीय संविधान की क्या है, तो हम कह सकते हैं ये भी विशेषता है। ये किस भाग में है, तो हम कह सकते हैं 4थे भाग में है। और आर्टिकल की बात की जाएगी तो 36 से 51 तक, आर्टिकल की बात की जाएगी तो कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलते हैं, 36 से 51 तक। दूसरी बात, इनका उद्देश्य क्या होता है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उद्देश्य क्या होता है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना हम कह सकते हैं, स्थापना करना इनका उद्देश्य होता है। दूसरी बात, एक मामला आता है, दूसरी बात हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो हम कह सकते हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। और कब लिए गए हैं, तो 1937 में। जबकि आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, तो स्पेन से लिए थे। आयरलैंड ने कहाँ से लिए थे, स्पेन से लिए थे। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 प्रकार में बांटा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक। इन्हें कितने प्रकार में बांटा जाता है, समाजवादी, गांधीवादी और हम कह सकते हैं उदार बौद्धिक आदि रूप में हम कह सकते हैं इन्हें बांटा जाता है। जबकि अगर बात की जाती है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, तो हम ध्यान रखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में एक मामला आता है जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स मामला 1980। मिनर्वा मिल्स मामला 1980 की बात की जाती है तो मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में कहा जाता है हमारे भारतीय संविधान की नींव किस पर पड़ी है, तो हम ध्यान रखेंगे मौलिक अधिकारों पर पड़ी है और पड़ी है डीपीएसपी पर।
मौलिक अधिकारों पर पढ़ी है और पढ़ी है डीपीएसपी पर। तो हम ध्यान, कभी पूछा जाता है कि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 क्या कहता है, तो हम ध्यान रखेंगे ये कहता है कि मौलिक अधिकारों की नींव है, यानी कि संविधान की नींव किस आधार पर पढ़ी है, तो मौलिक अधिकारों अथवा डीपीएसपी पर देखने को मिलती है। जबकि इसके बाद अगर देखा जाता है कि हमारे संविधान की और क्या विशेषता होती है, तो हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में क्या होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं। हमारे भारतीय संविधान में क्या होते हैं, मूल कर्तव्य होते हैं। तो मूल कर्तव्य होते क्या हैं, तो हम ध्यान रखेंगे इनका उद्देश्य होता है राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना अथवा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भी हम कह सकते हैं इनका मुख्य काम होता है। अब बात ये आती है कि मूल कर्तव्य कहाँ किस भाग में है, तो चौथे के काम में देखे जाते हैं आर्टिकल 51 का। अब बात ये आती है कि आर्टिकल 51 का जो का है वह क्या कहता है, तो प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रगीत तथा भाईचारे की भावना को वह बढ़ावा दे। तो हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य की जब भी बात की जाएगी तो हम कह सकते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और कौन से भाग में है, तो चौथे के का भाग में है। और क्या हम ध्यान रख सकते हैं, तो 51 के का को भी देखा जाता है इस आर्टिकल को। और 51 का का क्या कहता है, तो कहता है प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे। अब बात ये आती है कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे रूस से लिया गया है। दूसरे किस देश में है, तो जापान में भी देखे जाते हैं। और तीसरा अपना देश कौन सा है, तो भारत है। तो सर्वप्रथम हमें ध्यान देना होगा कि मूल कर्तव्य किस समिति के द्वारा आते हैं, तो हम ध्यान रखेंगे स्वर्ण-सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य आते हैं 1976 में, यानी कि मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में आते हैं। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि तीसरा ये मुख्य टॉपिक होता है जो हमारे भारतीय संविधान की उद्देश्य की बात करता है। जबकि अगर देखा जाता है, अगर बात की जाती है कि हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्ष की हम बात कर सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष की भी यहाँ चर्चा की जाती है। तो हमें ये ध्यान देना होगा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वह कब जोड़ा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसमें कहा जाता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं, और किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में प्रवज्ञा नहीं दी गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अब धर्मनिरपेक्ष की बात की जाती है तो उसमें आर्टिकल 25 आता है, 26 आता है, 27 आता है और 28 आता है। तो 25 में क्या कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, 26 में प्रचार व प्रसार कर सकता है। जबकि यहाँ पर टैक्स की बात की जाती है। अनुच्छेद जो 27 है वह क्या कहता है, तो यानी कि किसी भी जो धार्मिक संस्थान है वहाँ पर टैक्स नहीं लगेगा। जबकि 28 की बात की जाएगी तो 28 में धार्मिक संस्थान खोलने की आज़ादी की चर्चा की जाती है, धार्मिक संस्थान खोलने की आज़ादी की बात की जाती है। तो अगर कभी भी बात की जाएगी धर्मनिरपेक्ष की, तो हम क्या ध्यान रखेंगे कि भारत में सभी धर्म समान है और किसी भी धर्म को विशेष धर्म के रूप में प्रवज्ञा नहीं दी गई है। और ये शब्द कब आता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जिसके द्वारा हम कह सकते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जोड़े जाते हैं। अब इसके बाद अगर देखा जाता है और क्या है हमारे भारतीय संविधान में, तो हम कह सकते हैं हमारे भारतीय संविधान में हम देख सकते हैं कि और किसे जोड़ा जाता है, तो हम कह सकते हैं एकल नागरिकता को भी बल दिया जाता है, एकल नागरिकता की भी बात की जाती है। तो एकल नागरिकता की बात की जाएगी तो हम एकल नागरिकता में क्या ध्यान रखेंगे, तो एकल नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो एकल नागरिकता की बात हम ध्यान रख सकते हैं। एकल नागरिकता को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। तो एकल नागरिकता होती क्या है, तो एकल नागरिकता होती है कि हम कह सकते हैं एक ऐसा देश जहाँ पर जो व्यक्ति देश का नागरिक होगा, ना कि राज्य का। तो एक ऐसा व्यक्ति जो नागरिक है वह कहाँ का नागरिक होगा, तो हम कह सकते हैं देश का नागरिक होगा, राज्य का नागरिक नहीं होगा। तो वह क्या है, एकल नागरिकता। जबकि अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात की जाती है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की बात की जाती है, तो हम यहाँ देखते हैं अमेरिका स्विट्जरलैंड की बात की जाती है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दोहरी नागरिकता का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का उल्लेख मिलता है। और दोहरी नागरिकता का अर्थ क्या होता है, तो हम कह सकते हैं एक ऐसा देश जहाँ पर व्यक्ति देश का नागरिक हो प्लस इनकी राज्य का नागरिक हो, तो ऐसे को हम इनकी शामिल कर सकते हैं नागरिकता में। जबकि नागरिकता के वर्णन किस भाग में मिलता है, तो हम कह सकते हैं भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक हम नागरिकता को देखते हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक हम नागरिकता को देखते हैं। जबकि अगर देखा जाता है सहकारी समितियों की बात की जाती है, सहकारी समितियों की बात की जाती है, तो सहकारी समितियाँ भी हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता हैं। सहकारी समितियों की बात की जाती है,
तो सहकारी समितियां भी इनकी मुख्य विशेषता हम इनकी मान सकते हैं। दूसरी बात ये कब आती हैं, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 के आधार पर हम कह सकते हैं इन्हें जोड़ा जाता है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के आधार पर हम कह सकते हैं इसे जोड़ा जाता है। दूसरी बात अगर की जाती है, दूसरी बात अगर इनका उद्देश्य क्या होता है, तो हम कह सकते हैं उद्योगों को इनकी हम कह सकते हैं बढ़ावा देना होता है। उद्योगों को बढ़ावा देना होता है, इनका काम होता है। तो अगर सहकारी समितियों की बात की जाती है कब जोड़ी जाती है, तो 97वां संविधान संशोधन 2011 में ये जोड़ी जाती हैं। जबकि अगर बात की जाएगी वयस्क मताधिकार की, वयस्क मताधिकार की बात की जाएगी तो ये भी हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषता की बात की जाती है तो वयस्क मताधिकार भी है। अब बात ये आती है कि प्रारंभ में देखा जाता है कि मताधिकार की जो आयु थी, प्रारंभ में देखा जाता है जो मताधिकार की आयु थी वह कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। वह कितनी थी, 21 वर्ष थी। अब वयस्क मताधिकार को मान्यता क्यों दी जाती है, तो हम कह सकते हैं लोगों के स्वाभिमान में वृद्धि करने के लिए होती है तथा संविधान को बढ़ावा देना है तथा लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं मताधिकार प्रणाली को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन प्रारंभ में देखा जाता है तो इसकी आयु की कितनी थी, तो 21 वर्ष थी। लेकिन आगे हम बात की जाती है 61वां संविधान संशोधन 1988, 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर एज कितनी कर दी जाती है, 18 वर्ष कर दी जाती है। दूसरी बात हम कह सकते हैं जो यह अधिनियम होता है कब इनकी प्रभावी होता है, तो 1989 में प्रभावी होता है। यह कब प्रभावी होता है, तो 1989 में प्रभावी होता है। लेकिन अगर बात की जाती है आपातकाल की, तो हम ध्यान रखेंगे हमारी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में हम मुख्य योगदान दे सकते हैं आपातकाल को। आपातकाल की बात की जाती है तो आपातकाल की जो प्रक्रिया है वह कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी का वाइमर संविधान, जर्मनी के वाइमर संविधान के द्वारा हम कह सकते हैं आपातकाल की प्रक्रिया ली जाती है। तथा हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए यह आपातकाल की प्रक्रिया दी जाती है, जिसमें हम 3 अनुच्छेदों को देखते हैं। आर्टिकल 352, 356 तथा 360 की हम बात की जाती है। तो अगर कभी पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में आपातकाल की बात की जाती है तो हम ध्यान रखेंगे कि यह आपातकाल क्यों होता है, तो हम कह सकते हैं राष्ट्रपति को प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए यह प्रक्रिया दी जाती है। जिसमें हम ध्यान रखेंगे कि यह कहाँ से लिया गया है, तो हम ध्यान रखेंगे यह जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया जाता है। यह कहाँ से लिया जाता है, तो जर्मनी के वाइमर संविधान से इनकी लिया जाता है। तो जबकि अगर बात की जाएगी 352 में, तो अनुच्छेद 352 में हम कह सकते हैं आपातकाल की बात की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाती है। जबकि अगर बात की जाएगी 356 की, तो 356 में राष्ट्रपति शासन की यहाँ चर्चा की जाती है। जबकि अगर देखा जाता है 360 की बात की जाती है तो हम देखते हैं वित्तीय आपातकाल। यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है वह किसका उल्लेख मिलता है, तो वित्तीय आपातकाल का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर देखा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान को नम्यता अनम्यता की श्रेणी में रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, तो हम कह सकते हैं नम्य व अनम्य संविधान भी हम कह सकते हैं। नम्य व अनम्य संविधान भी क्यों कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है हमारा भारतीय जो संविधान है वह लचीला अथवा कठोर है। हमारा भारतीय संविधान लचीला अथवा कठोर इनकी माना जाता है। तथा कहा जाता है हमारा भारतीय जो संविधान है वह दोनों का मिला जुला स्वरूप है, ना कि हम इनकी इसे कठोर कह सकते हैं ना तो इसे हम इनकी लचीला कह सकते हैं। तो आज के हम वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं तथा इनकी हमारे भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आदि वीडियो को हमने समझा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।